हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू फिलर फॉर्म। माय नेम इज़ ज्योति। दोस्तों, आपका स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी और बाकी सारी डिटेल मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसमें आप सभी को बता दिया था। और यहाँ पर फिर भी जो लोग न्यू आए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा यूजीसी पेपर फर्स्ट फ्री क्लास का ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और यहाँ पर आपको जो है इंस्टाग्राम में भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम ग्रुप पे। तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इससे क्या है कि आपको जितनी भी न्यू अपडेट्स होगी वो यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपए भी लिया नहीं जाएगा। तो आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस का शेड्यूल है, जो क्लासेस ऑनलाइन लग रही है उन सारी क्लासेस का शेड्यूल है। मेरी क्लास जो है वो 12 बजे होती है, तो आप लोग हिंदी की जो क्लास है वो 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। जो सेकंड पेपर होता है मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी जितनी एक्स्ट्रा क्लासेस है 17 जनवरी से वो भी शुरू हो जाएगी, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे आ रहा है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं और आप जो है आराम से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके आपको वहां पर सारी अपडेट्स जो हैं यूजीसी के रिगार्डिंग, आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जितनी भी अपडेट्स है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ये वेबसाइट है www.ugcnet.com फिलर फॉर्म की, और यहाँ पर भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड आराम से हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो जो फिलर फॉर्म का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल करके आप वहां पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। वहां पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 का। उसमें पेपर 1 में आपको देखो फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, 5000 एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, आपसे 1 रुपए भी लिया नहीं जाएगा। तो 100% ऑफ है, ध्यान रखें। और यहाँ पर आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आज क्या करवाने वाले हैं, आज हम यूजीसी एनटीए नेट का हिंदी साहित्य में हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है साहित्य शास्त्र का काव्य हेतु, ठीक है। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने काव्य लक्षण के बारे में आप लोगों को बताया था कि काव्य लक्षण क्या है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो काव्य लक्षण जो है उसके बारे में पढ़ा था। तो अब आज हम जो है काव्य हेतु के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अब हम जो है काव्य हेतु जो है उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ, तो आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। काव्य काव्य का क्या मतलब होता है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको काव्य लक्षण करवाया था। तो काव्य लक्षण में मैंने आप लोगों को क्लियर किया, ठीक है, कि काव्य क्या है, कविता है। हम यहाँ कविता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर काव्य हेतु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, काव्य हेतु में जो हेतु का अर्थ है वो क्या है, कारण, ठीक है। मतलब कविता लिखने का कारण क्या है। यहाँ पर कविता लिख रहे हैं, पर कविता क्यों, कैसे लिख रहे हैं, हम ऐसे कैसे हम कविता लिख पा रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं कविता, तो उसका कारण क्या है। कारण जो है यहाँ पर उसे क्या कहा गया है, हेतु कहा गया है, काव्य हेतु। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है और इसके अंतर्गत ही काव्य सर्जन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कवि की वह शक्ति है, ये मतलब ये जो हेतु, ये कारण जो बताया हुआ है ये क्या है, ये कवि के भीतर ही है। ये कारण कवि के भीतर है और उसके भीतर से ही तो वो कविता बाहर आती है। जैसे कि मैंने काव्य लक्षण में आप लोगों को क्लियर किया था
कि अगर हमारे अंदर कोई भाव है, अगर हमारे अंदर दुख है, तो हम दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हम अपनी हम अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या लिख रहे हैं? कविता लिख रहे हैं, है ना? कविता लिख रहे हैं और कविता लिखकर हम अपने भावों को क्या कर रहे हैं? उस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? कवि की वह शक्ति, कवि के अंदर ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा उसके अंदर ये ताकत आती है कि वह जो है किसी कविता को लिख पाता है, ठीक है? किसी कविता को लिखने की उत्सुकता उसके अंदर होती है और वो जो है कविता लिखने के लिए समर्थ होता है, खुद को समर्थ बना लेता है कि वो कविता लिखता है। अब देखो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि वो अलग अलग तरीके से अपने आप को जो है मजबूत बना सकता है, अपने आप को कविता लिखने के लिए जो है उत्साहित कर सकता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि वे साधन है या साधन तत्व, वे तत्व है जिससे काव्य का सर्जन होता है, ठीक है? काव्य का सर्जन ही उसी से होता है। वस्तुतः वे, हम कह सकते हैं कि वे साधन जो कवि को काव्य सर्जन में सक्षम बनाती है, ठीक है? कवि सक्षम बन जाता है काव्य लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये चीज है कि मुझे काव्य लिखना है, उसके अंदर वो भाव है, वो चीज है, तो वो काव्य लिखने के लिए खुद को सक्षम बनाता है और काव्य लिख देता है, जिसे क्या कहा गया है यहाँ पे? काव्य हेतु कहा गया है, ठीक है? और क्या हो सकता है काव्य? काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है, ठीक है? ऐसे कारण जिससे जो है रचना संभव हो पाती है, उसे भी काव्य हेतु कहा है यहाँ पे, उसे भी काव्य हेतु कहा जा सकता है कि जिससे हमारी जो काव्य लिखने, जो रचना लिखने की है संभावना बढ़ जाएगी जिससे, ठीक है? तो कवि में काव्य निर्माण के समर्थ उत्पन्न करने वाले साधन, यहाँ पे मेनली क्या कहा गया? तत्व, साधन जो तत्व है उनकी बात की गई है कि ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से साधन हैं जिनके द्वारा कवि के भीतर ऐसा आता है कि मैं काव्य लिखूं, मैं कविता लिखूं, ठीक है? और वो कविता को लिख डालता है, ठीक है? तो साधनों को क्या कहा गया है यहाँ पे? काव्य हेतु कहा गया है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? काव्य के कारण कह सकते हैं कि काव्य का कारण है वो, ठीक है? जिसके कारण ही जो है कवि जो है वो अपनी रचना लिखता है या कविता लिखता है, ठीक है? अब यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे देखो, कुछ संस्कृत काव्य शास्त्र की दृष्टि में काव्य हेतु की संख्या, यहाँ पे क्या है? संस्कृत काव्य शास्त्र मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे आचार्य थे, ठीक है, जिन्होंने काव्य हेतु के बारे में बताया, ठीक है? काव्य हेतु के बारे में बताया कि क्या, कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण जो है उन्होंने जो है कविता लिखी। तो कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो बामहा ने अपने तरीके से बताया, रुद्रट ने अपने तरीके से बताया, दंडी ने अपने तरीके से बताया, वामन ने अपने तरीके से बताया और श्यामदेव ने अपनी तरीके से बताया। यहाँ पे मंगल ने, राजशेखर ने, जगन्नाथ ने, मरमट ने, हेमचंद्र और जयदेव ने, ठीक है, सब ने अपने अपने तरीके से बताया। तो अब बामहा क्या कहते हैं काव्य हेतु के बारे में? बामहा का क्या विचार है? बामहा के अनुसार प्रतिभा जो है, प्रतिभा के बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रतिभा को ही ज्यादा मूल्यवान, देखो वैसे तो 3 बताए गए हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? प्रतिभा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर प्रतिभा क्या है? इन्होंने प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य का हेतु माना है। इन्होंने बोला कि जो कवि होता है ना, कवि बचपन से, जन्म जात से ही कवि होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्रतिभा पहले से ही होती है। मेरी बात समझ में आ गई? प्रतिभा का क्या मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि जन्म से ही उसके अंदर प्रतिभा थी लिखने की, मतलब जो रचना लिखने की उसकी कैपेबिलिटी थी वो शुरू से ही थी। बस उसने क्या किया, जैसे वो बड़ा हुआ कविता लिखना उसने शुरू कर दिया। गुण तो उसके अंदर पहले से ही था, जन्म जात से ही उसके अंदर प्रतिभा थी और उसने जो है काव्य को लिखा। तो बामहा के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रतिभा जो है उसी को ज्यादा बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा ही एक ऐसा एकमात्र काव्य है जो, जिसको हम क्या कह सकते हैं, काव्य का हेतु मान सकते हैं, ठीक है? काव्य का कारण क्या माना है इन्होंने? प्रतिभा को माना है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं रुद्रट, ठीक है? रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट ने क्या कहा है? रुद्रट ने कहा शक्ति, ठीक है, ठीक है, शक्ति को, शक्ति भी क्या है यहाँ पे? एक तरीके से शक्ति को भी देखा जाए तो प्रतिभा ही है, प्रतिभा की ही बात की जा रही है, ठीक है? शक्ति कुछ अलग नहीं है, प्रतिभा ही है, प्रतिभा को कहा जाता है, ठीक है? और व्युत्पत्ति को कहा गया है, ठीक है? मतलब व्युत्पत्ति क्या होगा कि
हमारे अंदर हम बड़े हो गए, ठीक है, और हमने क्या किया, ज्ञान अर्जित कर लिया, शास्त्र पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े, मतलब क्या क्या नहीं पढ़ा हमने, बुक्स पढ़ी, पढ़ाई की, नॉलेज गेन की, ठीक है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया हमने। और ज्ञान अर्जित करने के बाद हम क्या, हमारे अंदर क्या होगी, व्युत्पत्ति हो गई, ठीक है, मतलब हमारे अंदर वो अपने आप ही उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति अपने आप हुई है। और उसके बाद हमने क्या किया, काव्य की रचना कर डाली, काव्य लिख दिया, कविता लिख दी। क्यों? क्योंकि वो उत्पत्ति हमारे अंदर हुई, भीतर हुई, ठीक है। तो प्रतिभा आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, और जो है साथ में ही आपको व्युत्पत्ति का भी क्लियर कर दिया कि क्या है, कि अंदर ही है, और अंदर से जो है हमने ज्ञान अर्जित किया, नॉलेज गेन की, अलग अलग जगह पे पढ़े, शास्त्र पढ़े, और उससे क्या है, हमें उस चीज का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, और वो क्या है, हमारे अंदर ही उत्पत्ति हुई और अपने रचना कर डाली। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, अभ्यास, रुद्रट की बात करी उन्होंने, अभ्यास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने उसी के ऊपर बहुत सारा अभ्यास किया, ठीक है, बहुत अभ्यास किया, और उस अभ्यास करने से क्या फल मिला हमें, वो अभ्यास करने से हमें ये मिला कि हमने उस कविता को लिख डाला और हम उसमें बहुत हो गए। देखो अभ्यास में क्या है, मान लो आपको बोला जाए कविता लिखो, तो आप क्या करोगे, कविता लिखोगे, कविता बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अगर देखने वाला देखेगा तो वो बोलेगा कि उसकी नजर में वो उतनी अच्छी कविता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, फिर क्या है, फिर आपको कविता लिखने का एक अंदर से ही आपके अंदर उत्पत्ति हो जाएगी उस काव्य लिखने की, ठीक है। और आपने क्या किया, बार बार अभ्यास किया उस चीज का, और फिर क्या हो गया, आप पूरी तरीके से निपुण हो गए उस काम में, आपको वो काम बहुत अच्छी तरीके से आ गया। तो रुद्रट क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, रुद्रट कहते हैं कि शक्ति भी होनी चाहिए, मतलब प्रतिभा भी उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर जो है व्युत्पत्ति भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके अंदर अभ्यास भी होना चाहिए। ये 3 जो कारण है, इन 3 कारणों से कवि जो है वो रचना कर डालता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3 क्या है, उसके हेतु है, उसके कारण है, ठीक है, उसके कारक है ये, जिसके कारण वो काव्य लिख पाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दंडी। दंडी ने क्या कहा है, दंडी कहते हैं प्रतिभा, व्युक्ति, बिल्कुल सेम, प्रतिभा को इन्होंने भी माना है, व्युत्पत्ति को भी माना है, और साथ ही साथ अभ्यास को भी माना है, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला शास्त्र ज्ञान लेंगे तो हमारे अंदर जो है व्युत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ हमें अभ्यास भी करना है। तो तीनों को इन्होंने भी माना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वामन। अब वामन जी क्या कहते हैं, वामन ने क्या कहा, वामन ने कहा लोक विद्या और प्रकीर्ण, ठीक है। अब इसमें क्या, लोक का क्या अर्थ है, लोक का अर्थ यहां से लोक व्यवहार से है, ठीक है, कि लोगों के व्यवहार। कवि क्या करता है, कवि जो है लोगों के संपर्क में आता है, लोगों का व्यवहार देखता है, और उसके व्यवहार से प्रभावित होकर काव्य की रचना कर जाता है। विद्या का अर्थ है यहाँ पे व्युक्ति से, ठीक है, मतलब लोक व्यवहार से, मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिभा, मतलब लोक व्यवहार से जब हम कोई चीजें ले लेते तो हमारे अंदर वो प्रतिभा होती है कि हम उसको ले लेते हैं, हम उसको लेने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिभा हो गई। फिर उन्होंने बोला विद्या, विद्या का अर्थ यहाँ पे क्या कहा है, व्युक्ति से कहा गया है। व्युक्ति क्या होती है, जब हम वहां रहकर, लोगों के साथ रहकर उस ज्ञान को अर्जित कर देते, जैसे वो वाली भाषा बोल रहे, हिंदी भाषा बोल रहे, तो हम उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वहां के चीजों को हम क्या है, अध्ययन करते हैं, उन चीजों को हम जो है अपने भीतर ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो उस ज्ञान से क्या होता है, हमारे भीतर एक उत्पत्ति पैदा होती है, उसको क्या कहा गया है, व्युक्ति कहा गया है, ठीक है, व्युत्पत्ति कहा गया है, ठीक है। और क्या है, फिर उन्होंने कहा कि प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का क्या अर्थ है यहाँ पे, लक्ष्य ज्ञातक, ठीक है, कि लक्ष्य भी होना चाहिए, मतलब एक तरीके से कि अगर हमने कोई चीज मान ली है, कोई चीज का अध्ययन भी कर लिया है, तो अब उसके अभ्यास की बारी, हमें उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो जो हमने सीखा है वो तो हम एकदम से भूल जाएंगे, ठीक है। तो उसको इन्होंने क्या कहा है, प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग किया। तो वामन ने देखो, वामन ने यहाँ पे वामन ने देखो लोक विद्या और प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग किया है, और जिससे सीधा सिंपल जो है घुमा फिरा के आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ये लोग, ठीक है, जबकि बात इन्होंने वही की है, प्रतिभा की बात की है, ठीक है, उत्पत्ति की बात की है,
और साथ ही साथ यहाँ सॉरी व्युक्ति की बात की है और साथ ही साथ अभ्यास की बात की गई है। बात वही है यहाँ पर, लेकिन क्या किया है इन्होंने, उसे घुमा फिरा के आपके सामने बताया है। आगे चलते हैं। फिर आगे मतलब एक तरीके से इन्होंने कहा कि प्रतिभा को ही इन्होंने सबसे मेन कहा है, प्रतिभा होनी चाहिए, प्रतिभा हमारे अंदर है तभी तो ये सब कुछ है हमारे पास। तो प्रतिभा को ही काव्य सर्जन का मूल हेतु मानते हैं वामन। ठीक है, उसके बाद आते हैं श्यामदेव। श्यामदेव ने क्या कहा? श्यामदेव कहते हैं कि काव्य क्रम में कवि की समाधि ही उसका साधन है। मतलब अगर काव्य हेतु की बात करें तो काव्य हेतु का जो मेन मुख्य साधन जो उसका है वो क्या है? समाधि है। अब समाधि कैसे लगेगी भैया? यहाँ पे दूसरी समाधि की बात नहीं की जा रही। कौन सी समाधि की? समाधि मतलब मन की एकाग्रता। ठीक है, जब आपका मन एक जगह पे थम जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? आपको क्या होगा? आप जो है उसी चीज को करने के लिए बहुत सक्षम हो जाएंगे। आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाएगा, आपका लक्ष्य एक तरफ केंद्रित हो जाएगा, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो मन की एकाग्रता, जो एक कवि होता है जब वो किसी कविता को लिखता है तो क्या होता है? उस कविता को लिखने के लिए जब उसको पता है कि भाई मैंने इस उद्देश्य पे अब इस कविता को मतलब इसको लिखना है, तो क्या करता है? वो उसमें रम जाता है, पूरी तरीके से रम जाएगा। और रम जाएगा तो क्या है? उसका मन एक जगह एकाग्र हो जाएगा। ठीक है, एक जगह टिक जाएगा उसका मन, और फिर क्या है? वो उसको अपना मूल आधार बनाकर पूरी कविता को लिख डालेगा। तो यहां पर इन्होंने मन की एकाग्रता को ही श्यामदेव ने बताया है कि ये जो है एक कवि के अंदर काव्य हेतु होना चाहिए। तो वो काव्य हेतु, वो ही कारण ऐसा है कि उसको जो है पूरी तरीके से रचना जो है उसकी रचना को बहुत अच्छा बना देगा। अब आगे क्या है? मंगल। मंगल ने किस चीज को कहा है? मंगल ने जो काव्य हेतु कहा है वो कहा है अभ्यास को। मंगल ने कहा कि अभ्यास बहुत जरूरी है। मंगल कहते हैं कि अभ्यास के बिना कुछ नहीं है। अगर देखो मान लो आपके अंदर प्रतिभा भी है, ठीक है, जन्मजात से आपके अंदर कोई गुण है और आपने चलो ज्ञान भी अर्जित कर लिया, आपको वो गुण भी मिल गया, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसका प्रयास ही नहीं किया, उसका अभ्यास ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर हम उस चीज से भटक जाएंगे। जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो है वो प्रतिभा आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अभ्यास जो है सबसे प्रमुख यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यास जो है वो काव्य हेतु का प्रधान कारक है, कि काव्य हेतु जो है प्रधान कारक उसका अभ्यास है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं राजशेखर। राजशेखर क्या कहते हैं? राजशेखर ने कहा समाधि और राजशेखर क्या कहते हैं? राजशेखर कहते हैं समाधि और अभ्यास से ही जो उत्पन्न शक्ति है वो काव्य हेतु का एकमात्र कारक है। अब यहां पर समाधि मैंने बता दिया आपको पहले कि एकाग्र होना, एक चीज पे एकाग्र हो जाना, ठीक है, और अभ्यास, जब इससे उत्पन्न होती है शक्ति। कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो राजशेखर है यहाँ पे कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? बार बार आपको बता रही हूं, शक्ति जो है वो प्रतिभा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, प्रतिभा के लिए वो शब्द प्रयोग किया गया है, शक्ति। ठीक है, तो समाधि और अभ्यास से जो उत्पन्न होती है शक्ति, जो प्रतिभा उत्पन्न होती है हमारे भीतर, उसको यहाँ पे क्या कहा गया है? काव्य हेतु कहा गया, और वही एकमात्र काव्य हेतु है इसका। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जगन्नाथ। देखो जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूं मैं? इसलिए बोल रही हूं कि बाकी सारे जितने भी आचार्य रहे हैं, सारे जितने आचार्य रहे हैं, इन्होंने जो है ज्यादातर घुमा फिरा के कहूं तो घुमा फिरा के इन्होंने बात वो तीन की है। कौन से तीन? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीन की घुमा फिरा के बात की है। ठीक है, लेकिन जगन्नाथ ने बिल्कुल ही विलक्षण अपना मत दिया है। इन्होंने बिल्कुल विलक्षण मत दिया है। जगन्नाथ जी ने कहा कि काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है, मतलब कवि के अंदर ही वो प्रतिभा रहती है। व्युक्ति और अभ्यास प्रतिभा के ही हेतु है। उन्होंने हेतु किसको कहा गया है? हेतु इन्होंने कहा है व्युक्ति और अभ्यास को। मतलब प्रतिभा तो हमारे अंदर ही है, प्रतिभा भीतर होती है, पर प्रतिभा के ही सब पार्ट क्या है? व्युक्ति और अभ्यास है, जो काव्य हेतु है, जिनके कारण वो प्रतिभा उसके भीतर है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? प्रतिभा है, ठीक है, प्रतिभा के सब पार्ट्स क्या है? व्युक्ति और अभ्यास है।
ठीक है, और वो इनके हेतु है, जिनके कारण, मतलब व्युक्ति और अभ्यास उनके हेतु है, जिसके कारण ही उनके अंदर वो प्रतिभा पैदा होती है कि वो एक सुंदर काव्य की रचना कर पाए। ठीक है, आगे क्या है, आगे आ जाते हैं मर्मट। मर्मट क्या कहते हैं? मर्मट कहते हैं उन्होंने भी शक्ति, व्युक्ति और अभ्यास का समन्वय को ही काव्य हेतु कहा है। मतलब मर्मट क्या कहते हैं? मर्मट कहते हैं शक्ति होनी चाहिए, प्रतिभा, मतलब जो कि कवि के भीतर जन्मजात से ही होती है। ठीक है, कि जन्म से ही उसके भीतर जो है काव्य लिखने की प्रतिभा उसके भीतर होती है। ठीक है, और दूसरा है व्युक्ति। व्युक्ति क्या है? व्युक्ति जब हम ज्ञान और अलग अलग जगह से जो है वो अर्जित कर लेते हैं तो उससे हमारे भीतर जो है अर्जित हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि हमारे भीतर जब प्रतिभा जो है वो उत्पन्न हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें उस चीज का ज्ञान हो जाएगा, हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ हम क्या है बहुत अच्छी तरीके से किसी भी काव्य की रचना कर पाएंगे। और तीसरा क्या है? अभ्यास है। ठीक है, अभ्यास भी जरूरी है क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अभ्यास यहाँ पे क्या है कि शक्ति होनी चाहिए जो कि जन्मजात से है, व्युक्ति होनी चाहिए जो कि हम शास्त्र वगैरह से ज्ञान अर्जित करते हैं और हमारे अंदर इतनी अपने आप को बिल्कुल प्रतिभा वाला बना देते हैं, व्युक्ति हमारे अंदर। तो मर्मट ने जो है प्रतिभा हो गया, व्युक्ति हो गया और अभ्यास के समन्वय को क्या कहा है? काव्य हेतु कहा है। उन्होंने कहा है कि ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं? काव्य हेतु बनते, यही मुख्य कारण है, कारक है। ठीक है, इन्हीं के कारण जो है हम काव्य की रचना करते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र ने क्या कहा है काव्य हेतु के बारे में? हेमचंद्र कहते हैं कि प्रतिभा काव्य का हेतु है। ठीक है, और व्युक्ति और अभ्यास प्रतिभा का ही संस्कारक है। मतलब यहां पर उन्होंने प्रतिभा को बता दिया कि जो कि जन्मजात से प्रतिभा होती है हमारे भीतर, लेकिन उसके सब पार्ट्स किसको बताया हुआ है? व्युक्ति और अभ्यास को बताया कि इसी के ये सब पार्ट्स हैं, इसी से निकले हैं। प्रतिभा के सब पार्ट ही व्युक्ति और अभ्यास है। जब व्युक्ति और अभ्यास मिलते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाती है? प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो हेमचंद्र ने कहा प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युक्ति और अभ्यास प्रतिभा का ही संस्कारक है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट जयदेव। जयदेव क्या बताते हैं? श्रुत शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे कि शक्ति शब्द, शक्ति का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है शक्ति का? कमेंट करके बताइए क्या अर्थ है शक्ति का। ठीक है, शक्ति का अर्थ है प्रतिभा। ठीक है, तो यहां पर जो जयदेव है उन्होंने, ठीक है, व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित ही प्रतिभा ही कविता का हेतु है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों की ही बात की है जयदेव ने और बताया है कि यही प्रतिभा है, मतलब जिसके अंदर व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों ही होंगे वो ही हमारी क्या है? प्रतिभा है और वही हमारा हेतु है। ठीक है, जो हमें कविता अच्छी लिखने के साक्ष्य बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जयदेव हो गए तो ये सारा हमारा क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु जो है उसके कितने प्रकार बताए हुए हैं? काव्य हेतु के 3 प्रकार बताए हुए हैं, प्रतिभा, ठीक है, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब प्रतिभा क्या है मैं बता चुकी हूँ, बार बार फिर बता रही हूँ। यहाँ पर प्रतिभा शब्द का प्रयोग कवि के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? कवि के लिए प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि लिखने का गुण किसके भीतर होता है? कवि के भीतर होता है लिखने का गुण। ठीक है, तो कवि के भीतर लिखने का गुण है, इसलिए प्रतिभा कवि के लिए जो है प्रयोग किया गया है। हम कह सकते हैं कि काव्य का सबसे प्रमुख जो कारण है वो क्या है? प्रतिभा ही है, क्योंकि प्रतिभा ही जो है उसके भीतर होती है और तभी वो एक इतनी सुंदर रचना जो है कर पाता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग आचार्य हैं
तो अलग अलग आचार्यों ने जो है अपने तरीके से बताया कि उनके तरीके से प्रतिभा क्या है। ठीक है, तो वामन जो है, वामन ने कहा कि ये तो जन्म से ही हमें संस्कार प्राप्त होता है, मतलब जन्म से ही हमें प्राप्त है, प्रतिभा जो है वो जन्म से ही हमारे भीतर होती है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर बात करें मरमट की, तो मरमट ने क्या कहा, मरमट ने कहा कि प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। मरमट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और शक्ति को बताया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर प्रतिभा के भीतर ही अगर हम राजशेखर की बात भी करते हैं, तो राजशेखर ने जो है प्रतिभा को दो भागों में विभाजित किया है, गायत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गायत्री प्रतिभा और भावेत्री प्रतिभा के बारे में बताया है राजशेखर ने, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे विद्युत्पत्ति। ये क्या होता है विद्युत्पत्ति, इसका अर्थ अगर हम देखें तो इसका अर्थ जो है वो ज्ञान से आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रागड़ भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं, पंडिल भी बोल सकते हैं, या बहुज्ञता, किसी चीज की बहुज्ञता हो जाए, है ना, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लो, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाए आपको। ठीक है, तो वो ज्ञान आप कहीं से भी किसी जो है आप अध्ययन करते हो, ठीक है, किसी भी आप शास्त्र का अध्ययन करते हो या आप किसी आचार्य से अध्ययन ले रहे हो, तो उस तरीके से आप जो है ज्ञान अर्जित कर लेते हो, तो उसको आप क्या कहते हो, आपके अंदर फिर ज्ञान से एक उत्पत्ति प्रकट होती है और वो उत्पत्ति आपको काव्य लिखने के लिए सक्षम बना देती है। आप बहुत अच्छा काव्य लिख देते हो क्योंकि वो ज्ञान आपके भीतर है, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो गई है और आप उन सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में कर लेते हैं, तो वो क्या है, विद्युत्पत्ति है। उसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास क्या है, अब देखो अभ्यास नहीं करोगे, निरंतर प्रयास नहीं करोगे तो वो चीज अच्छी नहीं होगी। आपने एक बार कविता लिखी, वो कविता उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब आप दूसरी बार कविता लिखोगे तो शायद आप उसमें बहुत सारे जो है सुधार करोगे, फिर तीसरी बार लिखोगे तो और ज्यादा सुधार करोगे। तो इस तरीके से आप सुधार करते करते आप उस कविता को एक ऐसे स्तर पर ले जाओगे जहां पर वो कविता बहुत अच्छी खिल जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी और आपको पढ़ने वाला जो होगा वो उसको कविता बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, तो कविता जो है वो निरंतर आपके अंदर जो है अभ्यास करने से और ज्यादा सुंदर बढ़ जाती है, मतलब उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो राजशेखर ये भी कहते हैं, राजशेखर ने कहा कि निरंतर प्रयास करते रहने से प्रयास करते रहने को क्या कहेंगे, अभ्यास कहेंगे। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हो तो उसे को हम क्या कहेंगे, अभ्यास कहेंगे। ठीक है, विद्युत्पत्ति के लिए तो जैसे अगर हम बात करें तो भामा ने भी बोला है, भामा ने तो बोला है कि छंद हो गया, व्याकरण हो गया, कला लोक स्थिति हो गई, या पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त जो युक्तायुक्त विवेक है, उस विवेक को ही क्या कहा है इन्होंने, विद्युत्पत्ति कहा है। तो भामा के अकॉर्डिंग तो जो छंद भी होने चाहिए, व्याकरण भी होनी चाहिए, कला भी अंदर भीतर होनी चाहिए। तो अगर ये सारे गुण उनके भीतर है तो ये सब कारक ही है जो विद्युत्पत्ति जो है उनके भीतर उत्पन्न होती है। ठीक है, राजशेखर के अकॉर्डिंग तो उनके अनुसार तो ज्ञान जो है वो हमारे भीतर ही है। ठीक है, और ज्ञान हमारे भीतर है तो वो ज्ञान ही क्या है, काव्य का हेतु है। ठीक है, जो हमें सुंदर काव्य लिखने के लिए जो है उत्साहित करता है, हमारे व्युत्पत्ति करता है, हमारे अंदर की जो उत्पन्ना है उसे बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाने का काम करता है, हमारी प्रतिभा को और ज्यादा अच्छा बनाता है। तो यहाँ पे काव्य हेतु के 3 बता दिए, प्रतिभा बता दिया, व्युत्पत्ति बता दिया और साथ ही साथ अभ्यास बता दिया। अब आगे चलते हैं। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ऊपर वेबसाइट भी शो हो रही है, आप इस वेबसाइट पे भी सारे कर सकते हो। बाकी आप फिलर फॉर्म का जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड मार के इंस्टॉल करके आप वहां पर नोट्स वगैरह सबका फायदा उठा सकते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, कोई पेमेंट नहीं ली जा रही है आपसे। ठीक है, तो अब आगे है आचार्य राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो प्रतिभा के 2 भेद कौन कौन से है, गायत्री प्रतिभा, राजशेखर ने गायत्री प्रतिभा बताया, और दूसरा है भावेत्री प्रतिभा।
दो प्रतिभा यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो गायत्री प्रतिभा कौन सी है? गायत्री प्रतिभा जो है हमारे भीतर ही है, ठीक है। कवि के भीतर, कवि की बात कर रही थी ना मैं, तो कवि की बात कर रही, तो कवि के भीतर ही है ये, और कहीं नहीं है। कवि के भीतर जो प्रतिभा, हम कह सकते हैं कि कवि को उपकार करने वाली जो प्रतिभा है वही क्या है? गायत्री प्रतिभा है। उपकार करने वाली मतलब मैं कह सकती हूँ कि कवि के भीतर ही जो प्रतिभा होती है उसे हम क्या कहते हैं? गायत्री प्रतिभा कहते हैं, ठीक है। और गायत्री प्रतिभा जो है वो तीन भागों में विभाजित की है: सहजा प्रतिभा, आहार्य प्रतिभा, ये स्पेलिंग गलत लिखी है, आहार्य प्रतिभा, और ये है उपदेशिकी प्रतिभा। ठीक है, सहजा प्रतिभा, आहार्य प्रतिभा और उपदेशिकी प्रतिभा। अब सहजा प्रतिभा क्या होती है? सहजा प्रतिभा क्या है? जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त होती है, जो जन्म से ही हमें मिलती है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से ही जो कला हमारे भीतर होती है उसे कहते हैं सहजा प्रतिभा, सहजा प्रतिभा, ठीक है, जो सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाती है, ये पैदाइशी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य लिखने की कला की बात की जा रही है, तो काव्य लिखने की कला की बात की जा रही है, तो काव्य में जो है वो सहज ही कवि के भीतर होती है। फिर है आहार्य प्रतिभा। आहार्य प्रतिभा कौन सी है? आहार्य प्रतिभा वो है जो हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उससे जो हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं, उस ज्ञान जो हमें ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान लेने के बाद जो प्रतिभा हमारे अंदर आती है या जिसकी उत्पत्ति हमारे भीतर होती है उसको क्या कहते हैं? आहार्य प्रतिभा, ठीक है, उसको आहार्य प्रतिभा कहते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है उपदेशिकी प्रतिभा। अब उपदेशिकी प्रतिभा क्या है? उपदेशिकी प्रतिभा किसे कहते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जो है कला नहीं होती, लेकिन लोग सोचते हैं कि उनके अंदर कला डालने के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। वो सोचते हैं तंत्र मंत्र साधन करने से या ऐसा करने से उनके अंदर वो जो कला है वो उत्पन्न हो जाएगी, तो उसे कहते हैं उपदेशिकी प्रतिभा, ठीक है। तो सहज रूप से प्राप्त हो जाए, आहार्य जो है ज्ञान लेने के बाद जो प्रतिभा उत्पन्न होती है उसको आहार्य प्रतिभा कहते हैं, और उपदेशिकी प्रतिभा जो तंत्र मंत्र के साधनों से उत्पन्न होने वाली जो प्रतिभा होती है वो उपदेशिकी प्रतिभा होती है। तो ये गायत्री प्रतिभा है। उसके बाद आ जाता है भावेत्री प्रतिभा। भावेत्री प्रतिभा भाव से रिलेटेड है। भावेत्री प्रतिभा मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को, गायत्री प्रतिभा क्या किसके अंदर होती है? कवि के भीतर होती है, ठीक है। कवि के लिखने का गुण जो कवि के अंदर होता है उसको गायत्री प्रतिभा कहते हैं। और भावेत्री प्रतिभा किसे कहते हैं? जो किसके होती है? भावक, जो पाठक के भीतर होती है, भावक कह सकते हैं हम। सहृदय का उपकार करने वाली जो प्रतिभा होती है वो क्या होती है? भावेत्री प्रतिभा होती है, ठीक है। भावक का अर्थ है यहाँ पर काव्य का अधिकारी पाठक। यह प्रतिभा भावक में होती है और जिसके द्वारा वह जो है काव्य का आनंद प्राप्त करता है, काव्य का आनंद लेता है। अब उसकी एक सीमा है ना कि वो जो है बिल्कुल भाव हो गया, मतलब उसने उस कविता को पढ़ा और वो बिल्कुल आनंद में डूब चुका है, ठीक है, उसके अंदर भाव है। तो वो जो है पढ़ने वाला जो होगा उसके अंदर जो प्रतिभा है वो क्या कहलाएगी? भावेत्री प्रतिभा। मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे कि मानो मैंने आपको जो है बोला कि आप जो है कविता पढ़ो, ये वाली कविता पढ़ो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उस कविता को पढ़ोगे और आप पढ़ के आपको उस कविता का जो है अर्थ इतने अच्छे से समझ नहीं पाया, आप कवि के जो उद्देश्य है ना उसको आप समझ नहीं पाए, उद्देश्य को, ठीक है। तो अब जब आप कवि के उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? आप इसका मतलब उसके भावयात्री जो है प्रतिभा नहीं है आपके अंदर, तभी तो आप उसके जो है भाव को समझ नहीं पाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कवि हो
ठीक है, जो कविता लिखता है या कविता पढ़ता है, जैसे शौक है कविता का, तो जब वो जो है कविता को पढ़ेगा तो वो कविता के अर्थ को भी समझ पाएगा और साथ ही साथ उसके भाव को भी समझ पाएगा। तो जब वो भाव को समझ जाए और उसका अर्थ निकाल ले, तो इसका मतलब उसके अंदर ऐसी प्रतिभा है कि वह किसी भी चीज का जो है किसी भी चीज को समझ सकता है। तो उसके अंदर खुद की काबिलियत है कि वो जो है उस रचना को या उस काव्य को जो है समझ सके, तो उसे कहेंगे हम भावेत्री प्रतिभा। ठीक है, समझ आ गया। काव्यत्री प्रतिभा जो है कवि के भीतर होती है, कवि के अंदर होती है, कवि का लिखने का गुण होता है। और भावेत्री प्रतिभा जो है वो पढ़ने वाले के अंदर होने वाली जो प्रतिभा होती है उसे कहते हैं भावेत्री प्रतिभा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, संस्कृत के विद्वानों की दृष्टि में काव्य हेतु के संबंध में 4 दृष्टिकोण हैं। यहां पर देखो, अब आप बोलोगे कि मैम आपने इतने सारे राइटरों के बारे में बता दिया, इतने सारे जो आचार्य है उनके बारे में, विद्वानों के बारे में आपने बता दिया, लेकिन ऐसा तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि सब तो एक ही जैसा बता रहे ना। प्रतिभा के बारे में बता रहे हैं, व्युक्ति के बारे में बता रहे हैं और अभ्यास के बारे में बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, तो जो है सब सेम ही लग रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सार तत्व दे दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से जो है आचार्य है, विद्वान है, जिन्होंने जो है प्रतिभा को अनिवार्य बताया है कि जो प्रतिभा है वो जो है बहुत अनिवार्य है, उसके बिना नहीं कुछ भी हो सकता, उसके बिना हम काव्य के रचना के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो बामा जो थे, बामा ने बोला कि प्रतिभा के बिना जो है संभव नहीं है। प्रतिभा क्या था, वही जो जन्मजात से होती है, हमारे अंदर ही रचना लिखने का जो गुण है वो हमारे कवि के अंदर ही होता है, कवि के भीतर जो है वो प्रतिभा मौजूद होती है। तो बामा ने कहा कि प्रतिभा जो है वो अनिवार्य है, वामन ने कहा कि प्रतिभा अनिवार्य है, और साथ ही साथ जो है आनंदवर्धन हो गए, मम्मट हो गए, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, और रुद्रट हो गए, जयदेव हो गए। तो इन सभी जो थे विद्वान थे, इन सभी विद्वानों ने कहा कि जो प्रतिभा है वो एक अनिवार्य तत्व है, इसके बिना जो है हम एक काव्य की जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। ये काव्य हेतु जो है, प्रतिभा सबसे प्रमुख काव्य हेतु है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर व्युत्पत्ति हो गया, अभ्यास हो गया और प्रतिभा। मतलब कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि ये तीनों ही जरूरी है। मतलब उन्होंने कहा कि उत्पत्ति भी होनी चाहिए, व्युत्पत्ति भी होनी चाहिए, मतलब हमें जो है शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ज्ञान होगा तो ज्ञान से क्या होगा, हमारा वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। जब हमें ज्ञान होगा तो हमें एक अच्छी रचना खुद ही लिख लेंगे अपने आप ही। ठीक है, और फिर क्या बोला अभ्यास भी होना चाहिए। उसका कहते हैं अभ्यास भी जरूरी है। अभ्यास के बिना तो जो है, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें जो है रचना जो है हमारी अच्छी नहीं बन पाएगी, सुंदर नहीं बन पाएगी। तो बार बार अभ्यास करेंगे तो रचना हमारी बहुत ही सुंदर बनेगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, प्रतिभा भी होनी चाहिए। तो प्रतिभा तो अपने आप ही आ जाएगी ना, जब ज्ञान आ गया। ठीक है, ज्ञान के साथ हमने अभ्यास किया, अभ्यास करने के बाद हम परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे अंदर वो प्रतिभा अपने आप ही आ जाएगी, वो गुण अपने आप ही भीतर आ जाएगा। तो आनंदवर्धन ने जो है ऐसा कहा, आनंदवर्धन देखो इसमें भी प्रतिभा में भी थे, मम्मट ने कहा, दंडी ने कहा, रुद्रट ने कहा और जयदेव ने कहा। तो ये सब ने क्या, किसका समर्थन किया, इन तीनों का समर्थन किया कि ये तीनों गुण जो हैं, ये तीनों गुण, ये तीनों हेतु, काव्य हेतु जो है होना अनिवार्य है। अगर आपने किसी काव्य की रचना करनी है तो ये हेतु अनिवार्य है। और प्रतिभा, यहाँ पे बोला प्रतिभा अनिवार्य। उसके बाद तीसरा आ जाता है प्रतिभा। प्रतिभा काव्य का हेतु है। यहाँ पे बोलते कि प्रतिभा किसका हेतु है, काव्य का हेतु है। काव्य के लिए प्रतिभा सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और विद्युत्पत्ति और अभ्यास जो है वो प्रतिभा का हेतु है। तो विद्युत्पत्ति और अभ्यास जो है वो प्रतिभा का हेतु, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि प्रतिभा सबसे ऊपर है और उसके अंदर ही विद्युत्पत्ति और अभ्यास आते हैं। विद्युत्पत्ति और अभ्यास को मिलाकर हमारे अंदर ऐसी प्रतिभा ऐसी उत्पन्न हो जाता है कि प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है,
तो प्रतिभा तो सबसे, प्रतिभा क्या है, हमारा काव्य का हेतु है, लेकिन विद्युत्पत्ति और अभ्यास जो है वो प्रतिभा का हेतु है। तो ऐसा किस किस विद्वान ने कहा, हेमचंद्र ने कहा, वांग भट्ट द्वितीय ने कहा और जगन्नाथ जी ने कहा। तो इन्होंने तीनों ने जो है प्रतिभा का जो है समर्थन किया है, लेकिन साथ ही साथ विद्युत्पत्ति और अभ्यास को भी प्रतिभा का ही हेतु माना है। ठीक है, अब आ जाता है प्रतिभा के अभाव में भी कार्य सर्जन हो सकता है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिभा अगर ना भी हो ना तो भी हम काव्य का सर्जन कर सकते हैं। यहाँ पे कार्य नहीं आएगा, काव्य आएगा, तब भी हम क्या है काव्य का सर्जन कर सकते हैं अगर प्रतिभा ना भी हो। तो ये किसने कहा, ये सिर्फ एकमात्र समर्थक थे इसके दंडी। दंडी ने कहा कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य का सर्जन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर प्रतिभा नहीं है तो क्या होगा, उत्पत्ति होगी, विद्युत्पत्ति होगी और क्या होगा, अभ्यास होगा। मतलब आपको जो क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और फिर आपको अपने अंदर जो है आप अपने आप को काबिल बनाकर उसके ऊपर क्या करोगे, अभ्यास करोगे। और जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आप जो है बिल्कुल आपके अंदर वो प्रतिभा आ जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रतिभा की क्या जरूरत, तो प्रतिभा को बोला छोड़ दो, प्रतिभा के अभाव के बिना भी, प्रतिभा ना भी हो तो भी आप एक सुंदर काव्य की रचना कर सकते हो। किससे, विद्युत्पत्ति से और अभ्यास से। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो समझ आ रहा है तो हाँ बोलते जाओ, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट करो। ठीक है, अच्छा तो आगे चलते हैं। आगे हिंदी साहित्यकारों का क्या मत है। अब हिंदी के जो साहित्यकार हैं उन्होंने जो है काव्य हेतु के लिए अलग अलग चीजें बताई। ठीक है, उन्होंने काव्य हेतु का अलग बताया। अब सबसे पहले यहाँ पे कुलपति ने अलग बताया, भिखारी दास जी ने अलग बताया, और यहाँ पर जो है श्रीपति ने अलग बताया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, शुक्ल से मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे और जो है आप लोग पूछ रहे थे कि पुस्तक कौन सी अच्छी है, तो हिंदी भारतीय साहित्य का, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल जी की ले लो, उससे काफी बेनिफिट होगा आप लोगों को। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की तो हर जगह जरूरी ही है, क्योंकि देखो हमारी 10 यूनिट है। ठीक है, और 10 यूनिट जो है उसमें एक बुक से तो काम चलने नहीं वाला। ठीक है, तो 10 यूनिट है तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ही जो है विद्वान है। तो यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो तो आप रामचंद्र शुक्ल जी की ले लो। ठीक है, और डॉक्टर नागेंद्र की भी है, और ये क्या कहते हैं, एक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की भी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास वाली है शायद, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में, क्योंकि हमारी 10 यूनिट है तो 10 यूनिट के अलग अलग बुक्स है। ठीक है, तो एक बुक से तो काम नहीं चलता, तो मैं आपको जो है स्पेसिफिक जो है जब जैसे से हमारे सब्जेक्ट आएंगे वैसे वैसे आपको साथ साथ बुक्स का बताती रहूंगी। ठीक है, तो आप वो बुक्स जो है वो ले लेना और उसे पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, बाकी आपका जो यहाँ पे टॉपिक्स है वो मैं आपको क्लियर करवा ही रही हूँ, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब कुलपति जी ने क्या कहा है, कुलपति जी ने क्या कहा, कुलपति जी ने अपने जो रस रहस्य है, कुलपति जी ने जो अपना रस रहस्य है उसमें बताया है, उसमें वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि कवित्व का कारण कहीं शक्ति है तो कहीं विद्युत्पत्ति है। मतलब वो बोलते हैं कि कहीं तो शक्ति मतलब क्या है, कमेंट करके बताओ जरा, शक्ति का मतलब मैंने क्या बताया हुआ है, बताओ बताओ जल्दी। शक्ति का मतलब मैंने प्रतिभा बताया है। ठीक है, कि हमारे अंदर क्या होती है, शक्ति होती है, प्रतिभा होती है। तो यहाँ पर कहीं कहीं प्रतिभा की भी जरूरत है, कहीं कहीं विद्युत्पत्ति की भी जरूरत है, मतलब हमारे को ज्ञान की भी जरूरत है, और कहीं कहीं पे अभ्यास की भी जरूरत है। तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने अपनी उक्तियों में कहा है, अभ्यास कहीं तीनों जानिए, शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित, सुधि घावन समर्थ्य तीन कारण कवि को
चित। तो एक तरीके से क्या बताना चाहते हैं कि ये तीनों ही जो है अपनी अपनी जगह पे जरूरी है। तो जो है कुलपति के अनुसार जो है प्रतिभा भी, शक्ति भी जरूरी है, व्युत्पत्ति भी जरूरी है और अभ्यास भी जरूरी है। आगे आ जाओ भिखारी दास जी पे। भिखारी दास जी क्या कहते हैं? भिखारी दास जी ने कहा है शक्ति को जन्मजात मानते हुए तीनों काव्य हेतु को स्वीकार किया है। ठीक है, तो शक्ति को वैसे तो इन्होंने सबसे ज्यादा प्रमुखता किसको दी है? प्रतिभा को दी है। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रमुखता किसको दी है? प्रतिभा को दी है। लेकिन बाकियों को भी इन्होंने नकारा नहीं है, कहा है कि व्युत्पत्ति भी जरूरी है और साथ ही साथ जो है अभ्यास भी जरूरी है। आगे आ जाओ श्रीपति जी पे। श्रीपति अच्छा, भिखारी दास जी की कुछ उक्तियां हैं, वो भी बड़ी प्रसिद्ध भी है। शक्ति कवित बनाई वे की जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता। तो ये जो उक्ति है ये आ भी जाती, कभी कभी पूछी भी है, तो इसलिए आप इसको कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं श्रीपति। श्रीपति जी की बात करें तो इन्होंने काव्य हेतु इन्होंने 6 बताए हैं। 6 काव्य हेतु बताए हैं जिन्होंने इन्होंने भी अपनी उक्तियों में बताया है उन 6 काव्य हेतु के बारे में। अगर आप देखो क्या है काव्य सरोज में देखो, काव्य सरोज में श्रीपति जी ने कहा है कि शक्ति निपुणता लोकमत विपत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। तो ये जो है श्रीपति जी ने कहा है और इससे उन्होंने 6 काव्य हेतु का वर्णन किया है, 6 काव्य हेतु के बारे में बताया। आगे आ जाओ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अगर देखा जाए तो प्रतिभा को नकारा तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा ये किसको मानते थे तो सबसे ज्यादा इन्होंने व्युत्पत्ति को कहा है। इन्होंने कहा है कि काव्य का हेतु जो है वो व्युत्पत्ति है, उसके बिना मुश्किल है। क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कवि के लिए सबसे ज्यादा अधिक जरूरी ही ये है, ठीक है, कि उसके अंदर क्या हो? प्रतिभा हो। अब प्रतिभा होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का जो है ज्ञानी नहीं है, वह कदापि जो है एक अच्छा कवि नहीं बन सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बोलता है ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान की बात किसमें होती है? व्युत्पत्ति में होती है। तो बोलते कि अगर ज्ञान ही नहीं है उसके भीतर ना, तो वो एक अच्छा कवि नहीं बन सकता। तो यहाँ पे व्युत्पत्ति पे बल दिया गया है कि ज्ञान होना अनिवार्य है। तो एक कवि को ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो ज्ञानी है, अगर उसे जो है शास्त्रों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, अगर उसे ज्ञान है उस चीज का, तो वो जो है एक अच्छे काव्य की रचना कर सकता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इस तरीके से काव्य हेतु बताया है। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? शुक्ल जी ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति और अभ्यास भी महत्व जो है प्रदान किया है। मतलब एक तरीके से रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रतिभा को तो माना ही है, मतलब उन्होंने माना है कि प्रतिभा जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी महत्व दिया। उन्होंने कहा वो भी जरूरी है। मतलब जन्म से ही प्रतिभा भी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है हमें ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए और उसका अभ्यास भी करना जरूरी है, तो हम एक अच्छे सुंदर काव्य की रचना कर सकते हैं। फिर आ जाओ डॉक्टर नागेंद्र में। डॉक्टर नागेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, इन्होंने क्या किया है, प्रतिभा को वैसे तो सबसे सर्वोपरि माना है। इन्होंने कहा है प्रतिभा सबसे सर्वोपरि है, इन्होंने सबसे ज्यादा बल भी प्रतिभा पे दिया है। प्रतिभा में इन्होंने बोला कि प्रतिभा क्या है? एक चेतना माना गया है प्रतिभा को, कि वो एक चेतना है, लिविंग थिंग है, ठीक है। और कहा गया है कि चेतना भी होती है, उसमें अनुभूति भी होती है, चिंतन भी होता है, विचार भी होता है और ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं पाश्चात्य साहित्यकारों का मत। पाश्चात्य साहित्यकारों का क्या मत था? अगर हम प्लेटो के साथ चले तो प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने प्रेरणा के अभाव में कोई जो है संकुरण संभव नहीं है। मतलब उन्होंने बोला प्रेरणा के बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेरणा को सबसे ज्यादा इन्होंने प्रमुखता दी है यहाँ पर। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा मतलब जब तक लिखने की प्रेरणा आपको नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ भी लिखोगे नहीं, आप कोई भी काव्य की रचना नहीं करोगे जब तक आपको लिखने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो प्लेटो के अनुसार प्रेरणा सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेरणा के अभाव में आप कभी भी काव्य लिखने की कल्पना जो है नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अरस्तु।
अरस्तु ने क्या बताया है, अरस्तु बताते हैं। अरस्तु है कौन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे, अरस्तु कौन है? किसके शिष्य है अरस्तु? कीजिए कीजिए। अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य है, ठीक है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु है। और उन्होंने भी प्रतिभा को ही सबसे ज्यादा ऊपर माना है। वो कहते हैं कि प्रतिभा जन्मजात से ही हमारे जो है गुण होते हैं हमारे अंदर, और संस्कारों में हमें प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिभा जो है वो हमारे भीतर ही होती है, ठीक है। और इसीलिए जो है हम काव्य का जो हेतु है वो प्रतिभा को मानते हैं। हॉरस क्या कहते हैं? हॉरस का मानना है कि प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास का भी महत्व दिया गया है, अभ्यास का होना भी जरूरी है। मतलब प्रतिभा आपके अंदर गुण है, आपको संस्कारों में मिला हुआ है, जन्मजात से ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उस रचना की काफी अभ्यास भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप जो है सफलता नहीं पा पाओगे। तो इसीलिए प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है। फिर आगे बयान दे तो क्रोचे ने क्या कहा है? इसने प्रतिभा और अभ्यास को विशेष महत्व दिया। प्रतिभा अभ्यास सेम बिल्कुल जैसे हॉरेस ने बोला, जैसे हॉरेस ने बताया, बिल्कुल ये भी वैसे ही बोल रहे हैं कि प्रतिभा और जो अभ्यास है वो दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाते हैं जॉनसन। जॉनसन क्या कहते हैं? जॉनसन ने अपने उसमें जो है 3 काव्य हेतु के बारे में बताया। मतलब जॉनसन के अनुसार जो काव्य हेतु है वो 3 काव्य हेतु है हमारे पास। कौन कौन से? वही प्रतिभा, व्युक्ति और अभ्यास। अब प्रतिभा के अंदर क्या है? प्रतिभा किसको कहा गया? प्रतिभा प्रकृति से लेकर बोला है, प्रदत्त होती है, प्रकृति से प्रदत्त होती है। मतलब कोई बच्चा है या वो प्रकृति से जो है सीखता है बहुत कुछ। जब कोई भी आता है तो वो सीखता है, प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है उनको, ठीक है। लोक व्यवहार से सीखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो चीजें हम लोग सीखते हैं वो हमारे अंदर की क्या है? प्रतिभा है। और विदुप्ति क्या है? जो हमें लोक ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, लोगों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो चाहे टीचर से प्राप्त हो रहा हो, चाहे हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त हो रहा हो, ठीक है, चाहे हमें सत्संग से प्राप्त हो रहा हो। तो इस तरीके से जो विदुपत्ति है वो हमें लोक ज्ञान से प्राप्त होती है। और फिर लास्ट आता है हमारे पास अभ्यास। अभ्यास क्या है? अभ्यास तो बताया मैंने बार बार कि जो अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम इन चीजों का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे को वो चीज जो है, हम एक अच्छे काव्य की रचना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से पाश्चात्य साहित्यकारों के मत थे। प्लेटो ने अपना बताया, अरस्तु ने अपना, हॉरेस ने अपना, क्रोचे ने अपना और जॉनसन ने अपना बताया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे फीडबैक करके, आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनका आंसर दे पाऊं। और जो है मैं पढ़ती हूँ, आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जो है मैं जो है आपको सभी, आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ उतनी करूंगी। सो आप भी जो है बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। जो हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारी चीजें मिल